मुझे आपको संगम युग का टॉपिक लेना है और संगम युग में प्रायः बच्चों की दिलचस्पी नहीं आ पाती है, ये समस्या आती है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। वजह क्या होती है? वजह यह होती है कि संगम युग आपके इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंश है। अगर उत्तर भारत के समाज का आधार हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता ने तैयार किया, तो सुदूर दक्षिण के समाज का आधार, जिसे आप तमिलहम बोलते हैं, उसे संगम युग ने तैयार किया, यानी संगम सभ्यता ने तैयार किया। तो पहली बात यह आती है कि भाई ये इसे हम संगम क्यों कहते हैं, तो इस चर्चा पर भी हम आते हैं। पहले मैं थोड़ा सा कुछ बातों पर आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि जैसे दक्षिण सुदूर दक्षिण के लोगों को उत्तर भारत का समाज थोड़ा अलग प्रतीत होता है, उसी प्रकार से उत्तर भारत के लोगों को सुदूर दक्षिण का समाज और संस्कृति थोड़ी भिन्न प्रतीत होती है। लेकिन जब आप इतिहास के पन्नों में झांक कर देखोगे तो आपको विविधता में एकता का ज्वलंत उदाहरण मिलेगा। जो उत्तर और दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, उसमें विविधता भी है और एकता भी है। वो कहानी कुछ यूं आरंभ होती है, लेकिन उस कहानी को आरंभ करने से पहले मैं कुछ बातों पर आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। जैसे नॉर्मली आप देखते हो तो सुदूर दक्षिण में का समाज आपको थोड़ा सा भिन्न लगता है। जैसे वहां पर आप देखोगे एक वॉरियर कल्चर है, एक योद्धा संस्कृति है। और योद्धा संस्कृति आज भी आप देखोगे, केरला का मार्शल आर्ट आपने देखा होगा या सुना होगा, या आज भी देखोगे तो आप अगर बॉलीवुड की मूवीज को देखोगे तो जो साउथ इंडियन एक्टर्स हैं, उनका फिजिकल एक्शन देखकर कई बार आप एक्साइटेड हो जाते हो कि भाई वहां का जो एक्टर्स हैं उसमें, और चाहे वहां के जो मूवीज होती है, उस मूवीज में आपको वायलेंस ज्यादा दिखता है, आपको हिंसा ज्यादा दिखती है। इन सभी की जड़ संगम संस्कृति में। जब पहली बार जब ह्यूमन बॉम्ब का भी आपने देखा, तो श्रीलंका की जो वो टेररिस्ट थी, उसने जो ह्यूमन बम का इस्तेमाल लेट राजीव गांधी के अगेंस्ट में किया था, वह भी अपने आप में चौंका देने वाली घटना थी कि कोई अपने आप को समाप्त करके और सामने वाले को समाप्त कर दे, या सामने वाले को टारगेट बनाए। ये एक बहुत बड़ी घटना थी और जितने भी इंटेलिजेंस थे वो सभी चकित रह गए कि इस तरह का भी असैसिनेशन बीट लिया जा सकता है। तो मतलब यह है कि अगर आप उस जड़ में जाएंगे तो जो तमिलहम का समाज है, वो तमिलहम का समाज कहीं ना कहीं एक विशिष्ट योद्धा संस्कृति से प्रेरित है और श्रीलंका पर भी उसका प्रभाव है। क्योंकि इसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में किसी आलोचक ने बहुत सच ही कहा है कि भाई आप जियोमॉर्फोलॉजी पर नेशन स्टेट को नहीं थोप सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जो भौगोलिक इकाई है, आज आपने साउथ ईस्ट एशिया को बांट दिया, थाईलैंड, लेकिन आप समझ सकते हो थाईलैंड बांटा है या इंडोनेशिया में बांटा है, मलेशिया में बांटा है। लेकिन एक समय यह था कि साउथ ईस्ट एशिया केवल साउथ ईस्ट एशिया था और इंडिया से उसका इंटरेक्शन था। श्रीलंका था वो इंडिया के दक्षिणी छोर पर था और भारतीय संस्कृति से प्रभावित था, और खासकर जो तमिलहम की संस्कृति है उसका गहरा प्रभाव था। तो बाद में जब नेशन स्टेट बना, आज देखो पाकिस्तान, जो पंजाब कभी इंडिया का हार्टलैंड हुआ करता था, पंजाब, अगर भारत की बात आती तो पंजाब की बात आती। जैसे पहले जो हिंदू शब्द आया, वो हिंदू शब्द पंजाब को ही ध्यान में करके लाया गया होगा, क्योंकि जो सिंधु के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, और सिंधु के आसपास जो लोग रहते हैं वो आज इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में। तो मतलब यह है कि जियोमॉर्फोलॉजी पर जो अब मॉडर्न नेशन स्टेट को हम थोपते हैं, तो कंफ्यूजन वहां से आरंभ होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि इनफैक्ट वो बड़ी जिज्ञासा से उत्तर के लोगों को देखना चाहिए कि आखिर सुदूर दक्षिण की संस्कृति में क्या थी। तो हम लोगों के दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। उसी तरह से तमिल जो भाषा साहित्य है, वो तमिल भाषा साहित्य में भी दो महाकाव्य हैं। बाद में एक तीसरा भी लिखा गया, जीवक चिंतामणि, लेकिन आरंभिक दो ही थे, शिल्पादिकारम और मणिमेखलाई। और जिस तरह उत्तर में महाकाव्यों का प्रचलन था, उस तरह दक्षिण में उत्तर के पैटर्न पर हुआ। तो आप अगर पहले इस शब्द से वाकिफ हो जाइए, आप एक शब्द आता है संगम, यानी अ कन्फ्लुएंस ऑफ द पोएट्स एंड स्कॉलर्स। तो संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब होता है कवियों का सम्मेलन।
तो कवियों का सम्मेलन जो तमिल परंपरा है, वो भी तमिल परंपरा की जो रचना हुई है, जैसे देखो, खासकर जो नॉन हिस्ट्री के लोग होते हैं, सॉरी, नॉन हिस्ट्री के जो लोग होते हैं, उनको सबसे बड़ी बात होती है कि हिस्ट्री में एक पहलू को नहीं समझ पाते हैं, वह पहलू होता है सोर्स। वो कुछ भी बोलते चले जाते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया। उनसे एक सीधा सा सवाल करिए कि आप इतना अथॉरिटेटिवली आप बोल रहे हैं, आपका सोर्स क्या है? क्योंकि अगर आपका सोर्स गलत है तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाए। तो जब हम कहते हैं कवियों का सम्मेलन, तो हमें सूचना मिलती है कि 9,990 वर्ष पहले यह सम्मेलन शुरू हुआ था। मतलब वो भी ईसा से। माने कवियों के 3 सम्मेलन की परिकल्पना की गई है। कवियों का प्रथम सम्मेलन, कवियों का जो प्रथम सम्मेलन है वो तेन मदुरई, मदुरई में ही कोई जगह है, उसका नाम दिया गया तेन मदुरई नामक स्थान पर हुआ, और जिसमें केवल देवताओं और ऋषियों ने भाग लिया। उसकी अध्यक्षता कौन की? तो उसकी अध्यक्षता की एक महत्वपूर्ण संत थे, ऋषि अगस्त्य, और उनके शिष्य तोल्कापियार। तो जो ऋषि अगस्त्य ने अध्यक्षता की तोल्कापियार ने, लेकिन वह संगम में जिन रचनाएं लिखी गई, वो रचनाएं नष्ट हो गई। आज कुछ भी उसमें नहीं बची। अब कोई समुद्रिक तूफान आया जिसमें वो रचनाएं नष्ट हो गई। अब सामुद्रिक तूफान की परिकल्पना कहीं सुनामी से की गई होगी, जो उस समय भी घटित होती होगी। और दूसरा संगम कपाटपुरम, कपाटपुरम भी मदुरई में ही है। कपाटपुरम नामक स्थान पर हुआ, जिसमें भी देवताओं और ऋषियों ने भाग लिया। उसमें ऋषि अगस्त के शिष्य तोल्कापियार ने अध्यक्षता की। उसमें भी अनेक रचनाएं लिखी गई, परंतु अफसोस सामुद्रिक तूफान के कारण वे रचनाएं भी नष्ट हो गई। उसमें केवल एक रचना बची हुई है, वह है तोल्कापियम, जो तोल्कापियार के द्वारा लिखा गया है। अब प्लिन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यह क्वेश्चन अगर बनता है कि परंपरा के आधार पर, वो भी परंपरा, क्योंकि सच्चाई से थोड़ा इतर है, परंपरा के आधार पर प्रथम तमिल ग्रंथ कौन है? तो आपका उत्तर होगा तोल्कापियम। और अगर दूसरा उसी समय वो प्रश्न पूछते हैं कि तमिल ग्रंथों में व्याकरण ग्रंथ कौन है, तो उसमें भी आपका उत्तर होगा तोल्कापियम। फिर परिकल्पना यह है कि जो तीसरा संगम हुआ वह मदुरई में हुआ। उसमें कवियों ने भाग लिया। कहा जाता है जो पूरे संगम में कुल 8,598 कवियों ने हिस्सा लिया। 9,990 वर्षों तक चला, और 197 पांड्य वंश के शासकों ने उसको संरक्षण दिया। क्योंकि आप जानते हो कि वो जो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है, वहां पर ईसा की आरंभिक शताब्दियों तक 3 राज्य स्थापित हो चुके थे, चोल, चेर और पांड्य राज्य। तो पांड्य शासकों ने 197 पांड्य शासकों ने इसका संरक्षण दिया, मदुरई। तो मतलब यह वो मिथक के अनुसार है। लेकिन हां, यह है कि उसमें कवियों ने हिस्सा लिया, और उसमें अनेक रचनाएं लिखी गई। उन रचनाओं को 2 पार्ट में बांटा गया। अब देखो, तमिल शब्द है, मैं आपको नोट डाउन करवा, इन सभी को मैं एक बार पहले आपको समझा दूं, और तब मैं सिस्टमेटिक नोट डाउन करवा दूंगा कि इसमें आपको, आपके लिए परीक्षोपयोगी कौन कौन सी बातें निकल कर आएगी, और फिर सामने में क्वेश्चन रखूंगा, और इस आधार पर, मेरे राइटिंग के आधार पर आप क्वेश्चन को हल करते हुए चले जाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। लेकिन पहले विषय वस्तु में एक दिलचस्पी होना आवश्यक है, विशेषकर जब बात संगम युग की आती है। तो अब जो तीसरा संगम है, उसमें कवियों और जो सामान्य कवि उन्होंने हिस्सा लिया, और बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। उन रचनाओं को 2 प्रकार के 2 समूहों में बांट कर देखा जाता है। एक को कहते हैं मेलकनकु, मैं लिखवाऊंगा, नोट डाउन करवाऊंगा। मेलकनकु, मेलकनकु कहते हैं आख्यानात्मक। आख्यानात्मक को इंग्लिश में आप कहोगे नैरेटिव लिटरेचर, नैरेटिव। और दूसरा है किलकनकु, किलकनकु का मतलब हुआ उपदेशात्मक, डिडेक्टिक लिटरेचर, डिडेक्टिव। तो अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? आख्यानात्मक में यह होता है कि आख्यानात्मक का संबंध होता है क्या है, मतलब उसको उपदेश से कोई मतलब नहीं होता है, वो यथातथ घटनाओं का चित्रण करता हुआ निकल जाता है, चाहे उसका प्रभाव जो भी हो।
और जो विश्लेषण और दूसरा जो मैंने बताया जो डिडेक्टिक या शिक्षाप्रद रचनाएं होती है, उसका विषय वस्तु होता है कि उसमें आपको उपदेश दिया जाता है, समझाया जाता है कि देखो गलत करने का ऐसा परिणाम हुआ, इसने यह किया तो ऐसा हुआ, या उस पर कोई विचारधारा ला दी जाती है। जैसे पंचतंत्र की कथा है, जैसे रामायण और महाभारत है, वो क्या है, उससे आपको एक उपदेश निकलता है, एक शिक्षाप्रद है। आपको बताया जाता है कि अच्छे का अच्छे और बुरे का बुरे होता है, तो उसको कहते हैं शिक्षाप्रद, उसी को डिडेक्टिक बोलते हैं। अब जैसे आख्यानात्मक का उदाहरण है कि आपने अल्लाउदल की कहानी सुनी होगी, जो पृथ्वी चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है या परमाल रासो है, विसल देव रासो है, ये सब नैरेटिव लिटरेचर है। इसमें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसमें मतलब है उसको पढ़ने के बाद आपको किसी घटना विशेष का ज्ञान होता है और आप उसको उसे आनंदित होते हो, मतलब उसे आपको मजा मिलता है। तो ये जो मेलकनकु साहित्य, वो मेलकनकु साहित्य उसी तरह का साहित्य था जिसे युद्ध और जिसको जिसको आप कह सकते हो कि प्रेम और राजा की प्रशंसा संबंधी साहित्य था। या तो उसमें प्रेमियों के प्रेम का वर्णन है, या फिर राजा की प्रशंसा की गई है जो चारण और भाटों ने लिखा है। और दूसरा है जिसको कहते हो किलकनकु। किलकनकु उपदेशात्मक है और उन सबको बांटा भी गया है। जैसे दोनों में 18-18 ग्रंथ है, दोनों में 18-18 ग्रंथ है। जैसे मेलकनकु लिटरेचर है, उसमें भी 18 ग्रंथ है। अब मुझे तो याद है, लेकिन मैं आप लोगों को उसका अधिभार नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है। केवल आप मेलकनकु किलकनकु लिख डालते हो और वो दोनों में 18-18 ग्रंथ है, यही काफी है। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जिज्ञासा के लिए कि मेलकनकु में पहले तो 8 ग्रंथ है, उसको एट्टुटोगई कहते हैं। एट्टुटोगई का मतलब हुआ 8 महत्वपूर्ण ग्रंथ, इंग्लिश में उसको 8 एंथोलॉजीज बोलते हैं। और 8 एंथोलॉजीज में आप कह सकते हो उसको ज्वेल ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है, मतलब तमिल साहित्य का आभूषण। उसमें 8 ग्रंथ में जैसे नरिनई, पदिरुपट्टू, परिपादल, करितोघई, अहनानुरु, पुर्नानुरु, ये सभी उस समूह में आते हैं जिसे आप एट्टुटोगई कहते हो। और फिर 10 ग्राम्य गीत है, उसको विलेज सॉन्ग्स बोलते हैं, वो पाटू पाटू नामक ग्रंथ में संकलित है। ये हुआ आपका मेलकनकु। और किलकनकु में 18 लघु ग्रंथ है, जिस पर जैनियों का थोड़ा सा प्रभाव आपको दिखेगा, वो उपदेशात्मक है। और उसमें 2 नालदियार और तिरुकुराल, ये 2 ग्रंथों को, वो 2 ग्रंथ भी उस 18 लघु ग्रंथ में शामिल है। फिर उसके आगे का साहित्य ये आपको तीसरे संगम में इतना तक मिलता है। उसके आगे 2 महाकाव्यों का कंपाइलेशन हुआ। 2 महाकाव्यों का कंपाइलेशन का मतलब हुआ, वो महाकाव्य है शिल्पादिकारम और मणिमेखलाई। अब शिल्पादिकारम और मणिमेखलाई ये रामायण और महाभारत के मॉडल पर लिखा गया है। और यह तमिल, मतलब आरंभिक तमिल महाकाव्य है। जैसे रामायण की कथा आप सुनते हो, महाभारत की कथा सुनते हो, तो धर्म से इतर बचपन में भी अगर दादा नानी से आपने सुना होगा तो आप उसको एंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि उसमें एक घटनाक्रम है। जब कहोगे भाई रामचरितमानस में तो सब कुछ हैप्पी एंडिंग होता है, लेकिन उत्तर रामायण में जब जाते हो और जब सीता का इस तरह से गृह त्याग और फिर धरती के नीचे जाना, तो वहां भी आंखें नम हो जाती है। महाभारत में भी जब तुम देखते हो, अंत में महाभारत समाप्त होता है, कृष्ण ये संसार छोड़कर जाते हैं, 5 पांडव हिमालय में गलने के लिए चले जाते हैं, या फिर मतलब अभिमन्यु के पुत्र का ही राजा परीक्षित का जन्म किन संकट की परिस्थितियों में हुआ है, उसमें भी थोड़ी पीड़ा होती है, थोड़ा उसमें भी एक मतलब लगता है कि जीवन अपूर्ण है। किसी भी किसी रूप में जीवन की अपूर्णता का ज्ञान रामायण और महाभारत भी करवाता है, और कहीं ना कहीं हमें संकेत देता है कि भाई ये संसार की एक सीमा है। इसमें जैसे आप महाभारत जीतने के बाद भी युधिष्ठिर क्या है, उभय मन स्थिति में है, यह जीत लेकर क्या होगा, मतलब ये सफलता और जीत का क्या मतलब है। तो वो इस प्रश्न को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। और रावण को मारकर अपनी पत्नी को लाने के बाद भी राम अपनी पत्नी के साथ सुख से नहीं रह पाते। ये सांसारिक जीवन की सीमा है जो आपको महाभारत और रामायण बताती है। और यही चीज आपको तमिल महाकाव्य में आ गई है। जैसे शिल्पादिकारम की कथा है कि एक व्यापारी पुत्र है, और वह व्यापारी पुत्र जिसे जो कावेरी पट्टनम का एक सबसे बड़े व्यापारी का पुत्र है, जिसका नाम है कोवलन। और एक
पांड्य क्षेत्र में एक दूसरा व्यापारी है, उसकी पुत्री है जिसका नाम है कन्नगी। इन दोनों व्यापारिक परिवारों में वैवाहिक संबंध कायम होता है, क्योंकि ये दोनों प्रतिष्ठित परिवार हैं और दोनों के बीच संबंध कायम होना बहुत ही स्वाभाविक था। तो कन्नगी का विवाह कोवलम से होता है। ये दो व्यापारिक परिवारों का मिलन था, उसमें इतने जलसे होते हैं, इतना जश्न होता है कि पूरा सुदूर दक्षिण झूम उठता है उस विवाह के अवसर पर। उसके कुछ समय के बाद अच्छे ढंग से दोनों के जीवन गुजर रहे थे, तब तक कोवलन का पिता गुजर जाता है और पूरे व्यापार का प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कोवलन के हाथ में आ जाता है। अब कोवलन जब अपने व्यापार का संचालन शुरू किया, तभी उसकी नजर एक नर्तकी पर पड़ी जिसका नाम था माधवी, और उसे प्रेम हो जाता है और वह माधवी के निकट आ जाता है। अपनी पत्नी कन्नगी को वो एक तरह से तिरस्कार करना शुरू करता है, और फिर जो भी व्यापार से भी उसका ध्यान हट जाता है, और जो भी पिता का संचित धन था धीरे धीरे वह माधवी के पास जाने लगता है। और फिर एक ऐसा समय आता है कि उसका व्यापार में भी घाटा हो चुका और उसका पूरा धन समाप्त हो गया और वह एक तरह से दरिद्र हो जाता है। और जब उसका वह वैभव समाप्त होता है और जब आर्थिक संकट की स्थिति में आता है, तो स्वयं माधवी भी उसको तिरस्कार कर देती है। हालांकि माधवी से उसकी एक पुत्री हुई है मरी मेखलाई, जो छोटी सी है, और वह माधवी उसको अपने घर से निष्कासित कर देती है, क्योंकि अब उसके जीवन में कोवलन के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब वो एक तरह से बहुत ही टूट जाता है, उसे फिर जीवन दोबारा शुरू करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। फिर उस संकट की घड़ी में उसकी पत्नी कन्नगी एक बार फिर उसके साथ खड़ी होती है। वो पतिव्रता नारी है और उसने कोवलन को समझाया कि आप अपने आप को संभालिए, आप व्यापारी पुत्र हैं, आपके पास व्यापार के सारे हुनर हैं, आप चाहें तो दोबारा अपने व्यापार को स्थापित कर सकते हैं, रह गई पूंजी की बात तो मैं दूंगी। तो कोवलन ने कहा कि देखिए, यहां पर मैं एक बहुत सबसे बड़े व्यापारी का पुत्र रह चुका हूं इस कावेरी पट्टनम में, तो यहां पर कोई व्यापार आरंभ करना मेरी प्रतिष्ठा और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि हम लोग किसी अनजान जगह पर जाएं और एक छोटे से व्यवसाय से अपने आप को आरंभ करें। फिर दोनों ने निर्णय लिया और दोनों शिफ्ट कर गए, दोनों वहां से आ गए मदुरई क्षेत्र में, और वो पांड्य राज्य था। तो मदुरई क्षेत्र में वो आ गए और वहां पर उन्होंने एक कमरा लिया और फिर अपने जीवन को शुरू करने का निर्णय लिया। तो बात आ गई पूंजी की, तो कन्नगी के पास एक ज्वेल्ड एंकलेट था। जैसे आपको शिल्पादि कारम है, उसका मतलब ही ज्वेल्ड एंकलेट होता है, मतलब सुहाग के नूपुर। तो वो जो बहुत बेहतरीन पीस था, वैसे भी आप देखोगे तो आभूषण प्रियता आज भी दक्षिण भारत की विशेषता है। मुझे याद है कि मैं 2 वर्ष पहले साउथ इंडिया में एक मैरिज सेलिब्रेशन में जब पार्टिसिपेट किया था, तो मैं चकित रह गया था कि उस समय मैंने देखा कि लग्न मंडप पर जो वर पक्ष है, मतलब कन्या पक्ष है, उसने वर पक्ष को 1 किलो सोना भेंट किया। तो मैंने पूछा, और सोने भी थोड़ा सा अलग तरह की और बेहतरीन लगी, तो मैंने जब आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला कि यही प्रचलन है। अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो उसको आप आभूषण के फॉर्म में दीजिए। आप 1 किलो सोने की आप कीमत बाजार मूल्य से लगा ले। तो मतलब यह है कि वहां आभूषण प्रियता सुदूर दक्षिण में शुरू से ही रहा है और वो संस्कृति में ही शामिल है। तो उसके जो ज्वेल्ड एंकलेट बने थे वो इतने वजनदार थे कि वैसे एक ही जौहरी ने बनाया और पेयर्स में बनाया। उसमें एक पेयर बना था मदुरई राजकुमारी के लिए, और जो दूसरा पेयर, उसका दूसरा जो पेयर बना वह बना था कन्नगी के लिए, और एक ही जौहरी ने दोनों पेयर एक हूबहू बनाए थे। अब कोवलन को अपना वो एक पीस देता है, वो पता नहीं लेफ्ट या राइट पैर का रहा होगा, उसे दिया और कहा कि आप बाजार में एक पीस को बेचिए, उससे आपको अच्छी खासी पूंजी आ जाएगी और फिर वहीं से आप व्यापार आरंभ करना है। वो बेचारा उसे लेकर बाजार में बेचने गया। और उसका दुर्भाग्य यह था कि संयोग से उसी दिन मदुरई राजकुमारी का जो ज्वेल एंकलेट था, जो उसके जो नुपुर थे, स्वर्ण के नुपुर, उसमें एक पीस चोरी हो गया और वह बहुत अपसेट हो गई। किंग भी स्वयं बहुत अपसेट था। किंग ने घोषणा करवा दी कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे काफी इनाम दिया जाएगा, काफी पुरस्कार दिया जाएगा। अब वह जौहरी के पास जब बेचने पहुंचता है तो उसकी स्थिति देखकर लगती थी वो निश्चय ही बहुत निर्धन व्यक्ति है,
और उसके पास इतना कीमती आभूषण निकलना, जौहरी को पूरा विश्वास हो गया कोई और नहीं, चोर यही है, और राजा को इतला कर दूंगा तो मुझे बहुत पुरस्कार मिलेगा। इसी लालच में उसने तुरंत राज दरबार में इतला कर दिया, और राजा के सिपाही आए और उसे पकड़ लिया। पकड़ने पर उसने अपने निर्दोष होने के बहुत सारे बातें की, लेकिन उसे सिपाही घसीटते हुए ले गए राज दरबार में। और जब राज दरबार में पूछा गया, अब देखिए एक उसके पास हेल्प हो सकता था, जरा कल्पना करिए, अगर मान लीजिए कि उस प्रिंसेस का राइट पैर का अगर आभूषण या ज्वेल एंकलेट अगर चोरी हुई होती और लेफ्ट पैर वाला लेकर ये बेचने गया होता, तो दोनों में मिसमैच होता, तो कम से कम उसकी बात की सच्चाई प्रकट होती। लेकिन उसका और भी बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि संयोग से जिस पैर का उस राजकुमारी की चोरी हुई थी, उसी पैर का ज्वेल एंकलेट लेकर यह बाजार में बेचने गया था, और दोनों मिल गया। अब इसने लाख निर्दोष होने के प्रमाण दिए, नहीं सुना गया, और राजा ने इसे तुरंत मृत्यु दंड का फैसला सुना दिया और मृत्यु दंड दे दिया। इधर कन्नगी अपने पति को आने की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन उसका पति लौटकर नहीं आया। तो अब कन्नगी उसका पता करने जब बाजार में निकलती है, उसे पता चलता है कि अरे, उसके पति को तो राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए। तो वो तुरंत राज दरबार में दौड़ती है, लेकिन जब तक वो राज दरबार में पहुंचती है, तब तक कोवलन को मृत्यु दंड दिया गया हुआ था। तो मृत्यु दंड उसको मिल गया था, अब तो उसकी लाइफ को दोबारा बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन इसने अपने पूरे बाल खोल लिए, जो समय आक्रोश और शोक का प्रतीक होता था सुदूर दक्षिण में, और हाथ में एक ज्वेल एंकलेट का पीस लेते हुए, क्योंकि दूसरा उसके पास था, एक तो उसके पति के पास से निकला था, दूसरा पीस लेते हुए, क्योंकि यह बात तो तय थी कि इसके पास भी एक ही पीस होना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी के पास ऑलरेडी एक पीस था और एक ही पीस चोरी हुई। लेकिन जब दूसरा पीस इसने निकाला, तो यह बात तो प्रूव हो गई कि इसका ज्वेल एंकलेट अलग है, जो इसका है। और तब उसने मतलब राजा को भरे दरबार में शाप देना शुरू किया कि ये राजा, तुम्हें दंड मिलेगा, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। तो राजा को तो इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि वो सिंहासन पर बैठा बैठा उसी समय में अविलंब उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर कन्नगी अपने बाल को खोले हुए बाहर निकलती है दरबार से, तो मार्केट की तरफ, बाजार की तरफ, मदुरई की बस्तियों की तरफ देखती है, और वहां आग लग जाती है और मदुरई शहर धू धू कर जलने लगता है। तो फिर मदुरई की देवी प्रकट होती है, वो कहती है कि देखो कन्नगी, जो राजा जिसने तुम्हें दंड दिया वो तो दंड भुगत चुका, और जो निर्दोष से तुम्हारे पति को जो मृत्यु दंड दिया है, वो अब इस संसार में है नहीं, और मदुरई के लोग निर्दोष है, इसे आप क्यों दंड दे रही हो। तो कन्नगी शांत हुई, और फिर उसने वो जो अभिशाप है उसको वापस लिया, तो आग बुझ गई। फिर सामने वाले पहाड़ी पर वह चला गया, और चली गई, और सामने वाली पहाड़ी पर जाकर वहीं निवास करने लगी, एक संत का जीवन जीने लगी। सांसारिक जीवन से उसे कोई मतलब नहीं रह गया। आसपास के लोग जाते थे, उसे भोजन देते थे, और वह उसी प्रकार से एक सन्यासी की तरह जीवन जीते हुए उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई, तो वहीं से दक्षिण भारत में कन्नगी पूजा अथवा पत्नी कल्ट की शुरुआत हुई। तो ये कहानी यहां समाप्त होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता कि इसका जो सीक्वल है, जैसे रामायण का महाभारत, हमारे यहाँ की भी महाकाव्य के जो रचयिता हैं, वो रामायण और महाभारत के बीच कंप्लीट सीक्वल नहीं है, लेकिन दोनों कहानी को मिला तो दिया ही है, और दोनों एक ही तरह के वर्ल्ड व्यू को बताता है। तो कुछ उसी तरह की बात हुई। अब जो कहानी शुरू होती है मणिमेखलाई, वो मणिमेखलाई इसी का सीक्वल है। तो पता चलता है, कहानी शुरू होती है कि माधवी जो नर्तकी है, उसको किसी किसी सोर्स से पता चलता है कि वह व्यापारी पुत्र कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी का ऐसा हाल हुआ है, और वे लोग मदुरई में गए, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई। इन घटनाओं से उसकी उभय मन स्थिति हो जाती है, मतलब उसका सांसारिकता से उसका भी लगाव कम हो जाता है। उसको लगता है ये संसार तो व्यर्थ है, इसमें तो जीवन का कोई मूल्य है ही नहीं, तो हम इस संसार में कैसे खुश हो रहे हैं, इस संसार में हम कैसे खुश हो रहे हैं, या सुखी होने की वजह क्या है। इसी प्रश्न का उत्तर पाते हुए अंत में वह बुद्धम शरणम गच्छामि और वह बौद्ध पंथ की सदस्यता ग्रहण कर लेती। अब उसकी पुत्री है मणिमेखलाई, जिसका अच्छे ढंग से लालन पालन हुआ है, राजकीय ढंग से।
जिसे अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली है, जो बहुत खूबसूरत और स्मार्ट है, उसको एक अन्य राजकुमार, जो एक लोकल कोई किंग है, उसका पुत्र है, उसका नाम है राजकुमार उदय कुमार, उससे प्रणय संबंध स्थापित हो जाता है, दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। और बस अब प्रेम विवाह होने ही वाला था तो मणि मेखलाई को ऐसा प्रतीत हुआ, बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब हमें भी बौद्ध पंथ की सदस्यता ग्रहण कर लेनी, क्योंकि जीवन नश्वर है, इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है और खुश होने का कोई मतलब नहीं। तो अब देखो यहां पर जो आते हैं तो यहां पर आके कहानी समाप्त हो जाती है। तो प्रचार तो बुद्धिज्म का है, यहां तो बौद्ध पंथ का, क्योंकि जो धार्मिक बहुत सारे देखो एक्चुअली जैसे आज एडवर्टीजमेंट होता है, मैं एक साधारण सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक रुकता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे आज एडवर्टीजमेंट होता है, प्रचार होता है, उसमें अलग अलग धार्मिक पंथों के द्वारा भी अपने प्रचार किए जाते थे कि आइए हम आपको इस तरह से मुक्ति दिलाएं। अब देखिए, आप ब्राह्मण पंथ में देखेंगे तो वाल्मीकि की कहानी प्रचलित है कि मरा मरा करते हुए राम राम करने लगे, वो एक वाल्मीकि को एक डाकू के रूप में चित्रित किया जाता है। और बौद्ध पंथ में आओगे तो अंगुली माल डाकू का चित्रण है कि अंगुली माल, मतलब अंगुली माल डाकू के बारे में कहा गया है कि वो प्रत्येक दिन जितनी लोगों को मारता था उसकी एक अंगुली काट के उसका माला पहनाता था, तो पूरी अंगुली से ही उसका माला बना हुआ था, श्रावस्ती शहर से जुड़ा हुआ था। एक दिन बुद्ध जा रहे थे तो अंगुली माल डाकू ने उन्हें रोका, कहा कि रुक जाओ। तो बुद्ध रुक गए और मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तो अंगुली माल का हृदय परिवर्तन वहीं से शुरू हो गया और अंगुली माल ने तुरंत बौद्ध पंथ की सदस्यता ग्रहण कर ली। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है, आज भी आप पटना में देखोगे तो अगम कुआं का लोग उदाहरण देते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। यह श्रीलंकन ग्रंथ महावंश कहता है। और तब उस समय वो चंडाशोक था, लेकिन जब उस पर बौद्ध पंथ का प्रभाव हुआ तो धर्माशोक हुआ। आपको क्या लगता है, इज इट हिस्ट्री, इज इट ट्रूथ? नो। वो कुछ उसी तरह का है कि कभी आप एडवर्टीजमेंट में देखोगे कि कोई स्लिमिंग सेंटर का एडवर्टीजमेंट है जिसमें बहुत बल्कि बॉडी का, बहुत ही ओबीज यानी बहुत मोटा व्यक्ति का एक फिगर होगा, जो आपको देखने से लगेगा इसका वजन कम से कम 1 क्विंटल 25 किलो होनी चाहिए। और उसके बगल में एक पतला सा व्यक्ति जिसे आपको लगता है कि इसका 70 केजी से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, दोनों खड़ा है और नीचे लिखा होता है गौर से देखिए ये यही व्यक्ति है, एक स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले, दूसरा स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद। तो जो बहुत सारे धार्मिक पंथ है वो अपना प्रचार उसी प्रकार से करते। तो मैं आपको बताना चाहता कि ये सब जो कहानियां है या मेलकनकु है, किलकनकु है, महाकाव्य है, ये तो आपको कहानियां या साहित्य है, लेकिन जब हम इसको सोर्स स्टडी के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इससे एक नया अर्थ निकल कर आता है। वो नया अर्थ क्या है? वो नया अर्थ यह है कि जैसे उत्तर, तो उत्तर से उत्तर की संस्कृति छन छन कर सुदूर दक्षिण की तरफ जाती रही। आज हम कहते हैं कि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भारत विविधता में एकता का उदाहरण है। तो विविधता में एकता के उदाहरण से क्या मतलब है? विविधता में एकता के उदाहरण से मतलब है कि भारत में जो सांस्कृतिक में विविधता भी है, जैसे सुदूर दक्षिण की संस्कृति अलग है, उत्तर की संस्कृति अलग है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति अलग है, पश्चिम भारत की संस्कृति अलग है, अलग अलग राज्य और क्षेत्र के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सांस्कृतिक विविधता भी है, लेकिन उनके बीच आपस में आदान प्रदान होता रहा, इसलिए एकता भी है। जैसे मैं आपको बताना चाहता कि पहले जो सुदूर दक्षिण के लोग हैं, मेलकनकु साहित्य आख्यानात्मक साहित्य है। इसका मतलब है लोग उस समय युद्ध और प्रेम का साहित्य है, द लिटरेचर ऑफ वॉर, लव एंड वॉर। उनको कोई मोक्ष से, मुक्ति से कोई मतलब नहीं था। उत्तर भारत में आप देखेंगे तो वैदिक काल तक मोक्ष की अवधारणा नहीं आई है। जो वैदिक आर्य हैं वो जीवन के गीत गाते थे, मृत्यु की चर्चा वो करते थे केवल अपने शत्रुओं के परिप्रेक्ष्य में। और जब सुदूर दक्षिण में आओगे तो उसी प्रकार से जो संगम युग में, जो आरंभ में जो सुदूर दक्षिण के लोग थे, वो सुदूर दक्षिण के लोग जीवन के गीत गाते थे, मृत्यु की चर्चा नहीं करते थे, वो युद्ध और प्रेम का साहित्य रचते थे। लेकिन जब उत्तर भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व के लगभग मोक्ष, निर्वाण और कैवल्य की अवधारणा आई, मोक्ष ब्राह्मणिज्म में जो उपनिषद के चिंतन ने कहा है, निर्वाण बुद्धिज्म में जो बौद्ध पंथ ने कहा, और कैवल्य की धारणा जैनिज्म में, तो धीरे धीरे ब्राह्मण भिक्षु
बौद्ध संत, जैन संत सब धीरे धीरे आए। आज भी तुम संगम साहित्य में देखोगे तो उत्तर के दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जो आपके कल्चरल व्यक्तित्व हैं, उनका जुड़ाव दक्षिण भारत से रहा है। एक है ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य के साथ तो विंध्य प्रदेश की कहानी भी जुड़ी हुई है, जो बड़ी दिलचस्प कहानी है। वह कहानी यह है कि ऋषि अगस्त्य उत्तर से जब दक्षिण आ रहे थे तो पहले विंध्य, जो विंध्य पर्वत है, विंध्य क्षेत्र, उसका आकार आप देखोगे पर्वत में छोटा है, इसलिए उत्तर से दक्षिण जाने में परेशानी नहीं होती। यहाँ के जो क्या कर सकते हैं, जो ट्रेवलर्स थे, उनको परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हमारा मिथक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे विंध्य प्रदेश पहले इससे बड़ा हुआ करता था, और जब ऋषि अगस्त्य उसे पार कर रहे थे तो विंध्य के मन में एक शरारत आ गई और विंध्य पर्वत ने अपना आकार को बड़ा करना शुरू किया। ऋषि जितना ऊंचा जाते, विंध्य अपने आकार को थोड़ा बढ़ा लेता। अब ऋषि को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसमें के ऋषि मुनियों को तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था, उनके पास एक दिव्य शक्ति तो होती थी। उन्हें वज्र निकाला और विंध्य पर्वत पर आघात किया, विंध्य पर्वत टूट गया, चकनाचूर हो गया। तो विंध्य पर्वत का डेथ होने लगा तो बेचैन हो गया। वो तो इंसान भी था, एक तरह से कहो तो अर्ध दैविक चरित्र था। वो ऋषि के पैरों पर गिर पड़ा कि ऋषिवर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे उद्धार करिए। तो ऋषि ने उसे माफी दे दी, उसे फिर आरोग्य कर दिया, मतलब उसे रोग मुक्त कर दिया, मतलब उसके प्रभाव से बचा दिया। और फिर वो पार करते हुए निकले। लेकिन विंध्य को बोले कि देखो, तुम अपने आकार को छोटा करके रखना, क्योंकि हम फिर दक्षिण से लौटने वाले। तो विंध्य अपना आकार छोटा करके रखा। ऋषिवर अभी तक दक्षिण से लौटे नहीं, तो उसका आकार छोटा है। ये सच्चाई नहीं है, आप लोग इसको सच्चाई मत मान लेना। इसी को माइथोलॉजी बोलते हैं। लेकिन माइथोलॉजी से हिस्ट्री कैसे हम निकालते हैं, उसका उदाहरण है। माइथोलॉजी से हम हिस्ट्री निकालते हैं, जो आपका वह यह कि इसका मतलब है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जनसंख्या का प्रवास होता रहा। यहां से ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षु, जैन साधु जाते रहे। मोक्ष की अवधारणा उत्तर से ट्रेवल करके दक्षिण गई। अब दक्षिण के लोग युद्ध और प्रेम के साहित्य गा रहे थे, तो उनको इन्होंने बताना शुरू किया, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो, इतने खुश क्यों हो, अरे जीवन तो नश्वर है। और फिर एक ने उन्हें मोक्ष की शिक्षा दे दी, दूसरे ने निर्वाण की शिक्षा दे दी, तीसरे ने केवल की शिक्षा दे दी। तो दक्षिण की चेतना पर जो उत्तर का बढ़ता हुआ प्रभाव है, वही धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखता है। मेलकंकु साहित्य, युद्ध और प्रेम का साहित्य। लेकिन जब आप किलकंकु पर आते हो तो उपदेशात्मक है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। इस पर किसका प्रभाव है? और फिर आप जब महाकाव्य में आते हो तो बुद्धम शरणम गच्छामि। अब वहां पर निर्वाण और केवल के चक्कर में सुदूर दक्षिण के लोग पड़ जाते हैं। तो क्या है? तो इस पर उत्तर का प्रभाव है। लेकिन देखो, एक बात मैं मानता हूं कि दक्षिण के जो स्कॉलर्स हैं, उनकी हमेशा शिकायत रही है कि जो भारत का इतिहास है वो गंगा घाटी सेंटरिक है। वो गंगा घाटी को ज्यादा महत्व देता है और सुदूर दक्षिण को कहीं ना कहीं नकारता है। तो मतलब उसके महत्व को कम करके आंकता है। तो इसलिए ऐसा मत मानिए कि केवल उत्तर का प्रभाव दक्षिण पर गया और उत्तर की दक्षिण नकल है, ऐसा नहीं। उत्तर से सांस्कृतिक आदान प्रदान दक्षिण का हुआ और दक्षिण ने अपना मॉडल डेवलप कर लिया। अब देखिए, उत्तर में आपने देखा कि भक्ति का तत्व, जो मैंने आपको बताया था कि पुराणों में आपका भक्ति का तत्व उभर कर आता है। लेकिन जो पुराण का जो भक्ति है या शिव और वैष्णव भक्ति, वह ट्रेवल करके जब सुदूर दक्षिण में गई तो उस पर संगम साहित्य का जो प्रेम का तत्व है, वह प्रेम का तत्व उसके साथ जुड़ गया। तो जब संगम का प्रेम का तत्व उससे जुड़ गया तो वहां पर आप देखोगे भक्ति का भावनात्मक पक्ष उभर कर आया, जो अलवार और नैनार संतों ने आरंभ किया। उत्तर में भक्ति आपको भागवत गीता में दिखेगी, गुप्त काल में मैं बताऊंगा भागवत गीता। और भागवत गीता उसमें थोड़ा बौद्धिकता का तत्व है, लेकिन सुदूर दक्षिण की भक्ति में जैसा भावनात्मक तत्व है, वैसा उत्तर की भक्ति में आपको नहीं दिखेगा, यानी गुप्त काल तक। और फिर वही अलवार और नैनार संतों की जो भक्ति है, उसको धीरे धीरे वहां पर आचार्य आएंगे, ब्राह्मण आचार्य, जिसमें यमुनाचार्य, नाथ मुनि, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, वो उसको एक दार्शनिक आधार भी देंगे और भक्ति में थोड़ा सा संशोधन लाएंगे। और वही जो भावनात्मक भक्ति है, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ रामानंद लेकर आएंगे। भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद। तो दक्षिण का प्रभाव भी उत्तर पर पड़ना है, ये एक तरफा नहीं है। और फिर आप देखोगे आगे जो मराठा सरदार बाजीराव प्रथम जब घोड़े के जिन में तलवार खोसकर और मराठी की सेना लेकर जब उत्तर जाएगा और नारा देगा हिंदू पाद पाद शाही, तो वहां पर अब दक्षिण का प्रभाव उत्तर में देखो।
तो मैंने ये कहानी थोड़ी सी आपको बतानी चाहिए जिसकी पृष्ठभूमि हो। अब मुझे संगम युग पर परीक्षोपयोगी बातें आपको लिखाते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन एक अगर कहानी की जानकारी आपको हो जाती है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, लेकिन इससे काम तो चलना नहीं है, काम तो अब आपको हमारे साथ करना पड़ेगा। इसलिए अब आप लोग अपना अपना पेज खोल लीजिए और तैयार हो जाइए संगम युग पर काम करने के लिए। ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स का संचालन हमारे एप्लीकेशन द स्टडी बाय मणिकांत सिंह पर किया जाता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर पर हमसे संपर्क करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।